बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज शहबाज महमूद। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्केलेटल मसल, जिसमें हम स्केलेटल मसल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर, इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इसके अलावा स्केलेटल मसल का मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, किस तरह से एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये सब आज के टॉपिक में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर की। बेटा, एक मसल जो है बहुत सारे मसल बंडल्स के मिलने से बनता है, और एक मसल बंडल जो है अगर हम इसको मजीद मैग्नीफाई करके देखें पता चलता है कि ये बहुत सारे मसल फाइबर्स के मिलने से बनता है। ठीक है, मसल फाइबर जो है एक्चुअली मसल सेल्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बहुत सारे मसल सेल्स मिलकर एक मसल बंडल बनाएंगे, और बहुत सारे मसल बंडल्स मिलकर एक मसल बनाएंगे। ठीक है, मसल जो है उसकी आउटर कवरिंग एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिसे एपिमाइसिन बोलते हैं। इसी तरह से जो मसल बंडल है उसकी आउटर लेयर जो है उसको पेरिमाइसिन बोलते हैं। और इसी तरह से जो मसल फाइबर है उसकी जो कनेक्टिव टिश्यू की आउटर लेयर है उसे एंडोमाइसिन कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली एंडोमाइसिन जो है ये वो लेयर है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। सेल मेम्ब्रेन इसकी अंदर की जानब होती है। ठीक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जो कि आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर पाई जाती है उसको हम एंडोमाइसिन बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब स्टूडेंट अगर हम एक मसल सेल की बात करें यानी कि मसल फाइबर की बात करें, तो मसल फाइबर जो है ये बाकी सेल्स की तरह जो है इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, इसमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है, बट ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं और इनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। तो स्केलेटल मसल फाइबर या स्केलेटल मसल सेल वोलेटरी और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है। ठीक है, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मसल सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सार्कोलिमा बोलते हैं। सार्को मीन मसल एंड लिमा मीन मेम्ब्रेन। एंड मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, और साइटोप्लाज्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। यहां तक क्लियर है। अब स्टूडेंट हम मसल फाइबर के स्ट्रक्चर को मजीद मैग्नीफाई करते हैं और देखते हैं कि मसल फाइबर यानी कि मसल सेल के अंदर क्या है। तो मसल सेल में अगर हम इसका स्ट्रक्चर मजीद मैग्नीफाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे मायोफिब्रिल्स पाए जाते हैं। और मायोफिब्रिल के स्ट्रक्चर को अगर हम मजीद मैग्नीफाई करें तो हमें पता चलता है कि एक मायोफिब्रिल के अंदर अल्टरनेटिव लाइट और डार्क बैंड्स हैं। यही बैंड्स जो हैं ये जो स्केलेटल मसल है उसकी स्ट्राइप अपीयरेंस की वजह बनते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड जो हैं ये मसल की स्ट्राइप अपीयरेंस की वजह बनते हैं। ये लाइट और डार्क बैंड जो है आई एंड ए बैंड कहलाते हैं। लाइट बैंड को आई बैंड कहते हैं और जो डार्क बैंड है उसको ए बैंड कहते हैं। आई बैंड इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आइसोट्रोपिक है, यानी कि आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि जो लाइट को पोलराइज नहीं कर सकता, नॉन पोलराइजिंग हो। एंड ए बैंड जो है ये एनिसोट्रोपिक है, यानी कि ये लाइट को पोलराइज कर सकता है। ठीक है, ए फॉर एनिसोट्रोपिक एंड आई फॉर आइसोट्रोपिक। तो डार्क बैंड जो है ये लाइट को पोलराइज कर सकते हैं, जबकि आई बैंड जो है ये लाइट को पोलराइज नहीं कर सकता। ठीक है, लाइट एंड डार्क बैंड्स के अंदर जो है बहुत सारे फिलामेंट्स पाए जाते हैं। इन फिलामेंट्स को भी हम अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर हम आई बैंड की बात करें तो आई बैंड के अंदर एक प्रोटीन जो कि जी डिस्क बनाती है, जो कि सेंटर में इसके सेंटर में पाई जाती है। ठीक है, तो आई बैंड के सेंटर में जी डिस्क या जी लाइन पाई जाती है। जी लाइन बेसिकली एक प्रोटीन की वजह से होती है। ठीक है, तो इसी तरह से जो ए बैंड है उसके सेंटर में, वैसे तो ए बैंड जो है ये डार्क बैंड है, लेकिन जो डार्क बैंड है इसका जो सेंट्रल एरिया है ये थोड़ा सा ब्राइटर है। ठीक है, इस ब्राइटर एरिया को एच जोन कहते हैं। ठीक है, और एच जोन जो है इसके सेंटर में भी एक डार्कर एरिया है, और ये डार्कर एरिया एक और प्रोटीन बनाती है। इस प्रोटीन को एम प्रोटीन कहते हैं या एम लाइन कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां तक आपको क्लियर हो गया कि जो आई बैंड है उसके सेंटर में जी लाइन या जी डिस्क होती है, जो ए बैंड है उसके सेंटर में एम लाइन होती है, और ए बैंड का जो सेंट्रल रीजन है वो एच जोन कहलाता है जो कि ब्राइटर रीजन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब स्टूडेंट जो आई बैंड का जो सेंट्रल रीजन, जो सेंट्रल लाइन है जिसको हम जी डिस्क या जी लाइन कहते हैं, तो दो कंसेक्टिव जी लाइंस के दरमियान का जो रीजन है उस रीजन को हम एक मखसूस नाम देते हैं।
इसको हम सार्कोमेयर बोलते हैं और ये फंक्शनल यूनिट कहलाता है, ठीक है। मसल फाइबर का फंक्शनल यूनिट जो है ये सार्कोमेयर है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। सो सार्कोमेयर जो है ये वो एरिया है या वो रीजन है जो दो कंसेक्टिव जी लाइंस के दरमियान पाया जाए, ठीक है। दो कंसेक्टिव जी लाइंस के दरमियान का जो रीजन है इसको हम सार्कोमेयर बोलते हैं। यहां तक क्लियर? अब स्टूडेंट अगर हम मायोफिब्रिल के अंदर की बात करें तो मायोफिब्रिल के अंदर बहुत सारे फिलामेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये फिलामेंट्स जो है ये थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट्स हैं, ठीक है। अब अगर हम थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक थिक फिलामेंट जो है ये सेंटर में पाया जाता है और ये डार्क बैंड में पाया जाता है, ठीक है, ए बैंड में पाया जाता है। जो थिक फिलामेंट है ये ए बैंड में पाया जाता है और ये 16 नैनोमीटर ऑफ डायमीटर में होता है, जबकि थिन फिलामेंट जो है ये 7 to 8 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है, ये साइड पे पाया जाता है। और ये जो एक्चुअली क्या लाइटर रीजन था, लाइटर बैंड था, लाइटर बैंड प्लस ए बैंड में पाया जाता है, जबकि जो थिक फिलामेंट है जो जस्ट कहां पर पाया जाता है ए बैंड में, जबकि थिन फिलामेंट कहां पर पाया जाता है ए बैंड में भी और आई बैंड में। यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका कुछ रीजन जो है ये ए बैंड में भी है, ठीक है। अब अगर हम थिक फिलामेंट की कंपोजिशन की बात करें तो थिक फिलामेंट स्टूडेंट्स मायोसिन से मिलकर बनता है, ठीक है, मायोसिन। अगर स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन की बात करें तो स्टूडेंट मायोसिन एक प्रोटीन है, ठीक है, और ये एक्चुअली 6 पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। इसको समझने के लिए आप कुछ ऐसे समझ लें कि हमारे पास एक 2 पॉलीपेप्टाइड जो हैं ये कुछ इस तरह से आपस में क्वाइल्ड हैं और जो इनके हेड रीजन हैं ये कुछ इस तरह से क्वाइल्ड होंगे, यानी कि जो हेड रीजन है वो क्वाइल्ड होके ग्लोबुलर बन जाएंगे, ठीक है। और इन हेड रीजन के साथ हर हेड रीजन के साथ एक एक लाइट चेन आके अटैच हो जाएगी, सॉरी दो लाइट चेन आके अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो 6 पॉलीपेप्टाइड जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है इस स्ट्रक्चर को हम मायोसिन बोलेंगे, ठीक है। इसमें एक टेल है, ठीक है, और 2 हेड्स हैं, 1 टेल एंड 2 हेड। जो हेड्स हैं ये ग्लोबुलर हैं जबकि जो टेल है ये ग्लोबुलर नहीं है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है ये आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, जबकि इनका जो स्ट्रक्चर है ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहां तक क्लियर? कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा एक मायोसिन का। अब अगर हम अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि एक थिक फिलामेंट में सिर्फ एक मायोसिन मॉलिक्यूल नहीं है, बहुत सारे मायोसिन मॉलिक्यूल्स हैं और इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। बहुत सारे मायोसिन मॉलिक्यूल्स जो हैं और इस तरह से जो है अरेंज हैं और उनके जो हेड्स हैं आप देख सकते हैं इस तरह से बाहर की तरफ है, ठीक है। तो एक्चुअली जो हेड्स हैं इन हेड्स को क्रॉस ब्रिजेस भी बोलते हैं। ये वो एरिया है जो एक्चुअली एक्टिंग बाइंडिंग साइट के साथ जाके अटैच होती है, यानी कि जो हेड्स हैं ये बाइंडिंग साइट के साथ जाके अटैच होती हैं और ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन क्रॉस ब्रिजेस की वजह से यानी कि इन हेड्स की वजह से मसल जो है जो थिन फिलामेंट है उनको ये हेड्स पुल करते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। यहां तक क्लियर? ये स्ट्रक्चर था मायोसिन का। अब हम बात करते हैं ये यानी कि थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं थिन फिलामेंट की। तो स्टूडेंट थिन फिलामेंट जो है ये 3 तरह के प्रोटीन्स पर कंसिस्ट करता है, एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन एंड ट्रोपोनिन, ठीक है। एक्टिन प्रोटीन जो है ये एक्चुअली जिस तरह एक जो पर्ल है वो आपस में क्वाइल्ड है इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, एक पर्ल क्वाइलिंग स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और इसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन जो है कुछ इस तरह से पड़ी होती है कि जो इसकी बाइंडिंग साइट्स हैं ये इसकी बाइंडिंग साइट्स हैं, इन बाइंडिंग साइट्स को ये कवर किए होता है, ठीक है। यानी कि ट्रोपोमायोसिन नॉर्मल कंडीशन में जो एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स हैं उनको कवर करे रखता है, ठीक है। और इस तरह से इसके ऊपर जो है ये कॉइल है, ठीक है। अब जो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल है ट्रोपोनिन प्रोटीन है ये 3 पॉलीपेप्टाइड है जिसमें एक पॉलीपेप्टाइड जो है ये एक्टिन के साथ अटैच होता है, दूसरा जो है ये ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होता है, जबकि जो थर्ड है ये किसके साथ अटैच होगा, ये कैल्शियम आयंस के साथ अटैच होगा। तो कैल्शियम आयंस के साथ जब अटैच होगा तो उस दौरान जो है कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा, ठीक है।
यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने स्ट्रक्चर की बात की, थिक फिलामेंट की और थिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर की बात की। यहाँ तक हमारे पास जो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, यानी कि किस तरह से हमने स्टार्ट किया। मसल मसल जो है वो मसल बंडल्स पर कंसिस्ट करता है, मसल बंडल जो है वो मसल सेल्स पर कंसिस्ट करते हैं, मसल सेल्स में बहुत सारे मसल मायोफिब्रिल्स हैं, मायोफिब्रिल्स के अंदर बहुत सारे फिलामेंट्स हैं और फिलामेंट्स का स्ट्रक्चर हमने अभी जो है वो डिस्कस किया है। यहाँ तक क्लियर है। अब स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे किस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल पेश किया गया और इस मॉडल को हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कहते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो कि एच हक्सले और ए एच हक्सले ने प्रपोज किया, जिसके अकॉर्डिंग जब एक सार्कोमेर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो थिन फिलामेंट है यानी कि एक्टिन फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है। थिक फिलामेंट मूव नहीं करता, थिन फिलामेंट मूव करता है, थिन फिलामेंट स्लाइड करता है। एक्चुअली जो थिक फिलामेंट है ये थिन फिलामेंट को अपने सेंटर की तरफ खींचता है, पुल करता है। तो जो इसके जो हेड्स हैं बेसिकली थिन फिलामेंट के साथ अटैच हो जाते हैं ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन और इसको अपने सेंटर की जानब जो है अट्रैक्ट करते हैं, सेंटर की जानब खींचते हैं। एम लाइन की तरफ जो है एक्टिन मूव करता है दोनों साइडों से, ठीक है। जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो आई बैंड है ये नैरो हो जाता है, एच जोन जो है ये भी नैरो हो जाता है, अल्टीमेटली डिसअपीयर हो जाता है और जो जी लाइंस हैं ये एक दूसरे के क्लोज आ जाती है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो जी लाइन जो है एक दूसरे के क्लोजेस्ट होती हैं। यहां तक क्लियर? एक्चुअली स्टूडेंट्स जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर इंपल्स पहुंचता है तो उस वक्त क्या होता है कि जो मसल सेल है उसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वहां से बहुत सारे कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं। ये कैल्शियम आयन जो हैं इनमें से कुछ कैल्शियम आयन जो हैं ट्रोपोनिन के साथ जाके भी अटैच हो जाते हैं। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ट्रोपोनिन जो है ये एक 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है जिसमें से जो एक पॉलीपेप्टाइड है एक्टिन के साथ अटैच होती है, तो दूसरा जो है ये ट्रोपोमाइसिन के साथ अटैच होती है, थर्ड जो है ये कैल्शियम के साथ अटैच होती है। कब अटैच होता है? जब कैल्शियम रिलीज होता है, यानी कि जब मसल ने कांटेक्ट करना होता है, जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर इंपल्स पहुंचता है तो उस वक्त क्या होता है कि जो कैल्शियम रिलीज हुआ है उसमें से कुछ कैल्शियम जो है ये जाके अटैच हो जाएंगे ट्रोपोनिन के साथ। अब जब ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम अटैच होता है, जैसे अटैच होता है ट्रोपोनिन के स्ट्रक्चर में कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं। इस कन्फॉर्मेशनल चेंजेस की वजह से, क्योंकि ये ट्रोपोमाइसिन के साथ भी अटैच है, तो इस वजह से क्या होता है ट्रोपोमाइसिन में भी कुछ चेंजेस आती हैं, इसकी भी कुछ डिस्प्लेसमेंट होती है। आपको पता है कि नॉर्मली जो ट्रोपोमाइसिन है कुछ इस तरह से पड़ा होता है कि इनकी जो एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स हैं उनको कवर किए होता है, जबकि जब ये चेंजेस आती हैं तो जो बाइंडिंग साइट्स हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। अब जो पहले इसने कवर किया हुआ था जो एरिया वहां से साइड भी हो गया ट्रोपोमाइसिन, तो क्या होगा बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाएगी। जैसे ही बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज होंगी तो जो मायोसिन के हेड्स हैं ये स्पॉन्टेनियसली जाके अटैच हो जाएंगे, किसके साथ? बाइंडिंग साइट्स ऑफ एक्टिन के साथ अटैच हो जाएंगे। अब ये क्या करेंगे? पुल करेंगे एक्टिन को टुवर्ड्स M9, ठीक है। अच्छा, अब ये क्रॉस ब्रिज बन गया, क्रॉस ब्रिज बन गई है। अब ये क्रॉस ब्रिज जो है तब तक नहीं टूट सकती जब तक एटीपी हाइड्रोलाइज नहीं होगी, यहाँ पर एटीपी यूज होगा। तो ये क्रॉस ब्रिजेस जो है कि एटीपी जब मिलेगा मसल को तभी टूटेगी, तभी जो है नई क्रॉस ब्रिजेस जो है वो बन सकती है। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया मसल, ठीक है, उसके बाद जब वापस जो है मसल को भेजना है तो उसके लिए एटीपी जरूरी है, एटीपी हाइड्रोलिसिस जरूरी है। तो एटीपी यहाँ पर यूज होगा, फिर से दोबारा से क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। जो एक्टिन मॉलिक्यूल है सॉरी एक्टिन फिलामेंट जो है ये सेंटर की तरफ मूव करेगा और अल्टीमेटली जो है मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट चलती रहेगी और अल्टीमेटली क्या होगा मसल अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है। एक छोटी सी वीडियो डाली है मैंने आपको ताकि थोड़ा सा मजीद क्लियर हो जाए। तो जब कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे तो उनमें से कुछ कैल्शियम आयंस जो हैं ये ट्रोपोनिन के साथ अटैच हो जाएंगे। अब जो ट्रोपोनिन है इसमें चेंजेस आएंगी, ठीक है। चेंजेस की वजह से क्या होगा कि जो ट्रोपोमाइसिन है ये एक्सपोज हो जाएगी, यानी कि जो एक्टिव साइट्स हैं एक्सपोज हो जाएंगे, ठीक है। मायोसिन यहां पर आके अब अटैच हो सकता है, ठीक है। अब क्या होगा? अब जो मायोसिन के जो हेड्स हैं, मायोसिन के हेड्स यहां पर स्पॉन्टेनियसली जाके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। मायोसिन हेड स्पॉन्टेनियसली जाके क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। जब ये अटैच हो जाएंगे ये क्रॉस ब्रिज बन चुकी है। अब इस क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए एटीपी यूज होगी, एटीपी आएगी
तभी ये क्रॉस ब्रिज टूटेगी, हाइड्रोलिसिस होगी एटीपी की, दोबारा से जो है क्या होगा, मायोसिन जो है क्या वहां पर जाके अटैच होंगे, मायोसिन हेड जो है पुल करेंगे किसको, एक्टिन फिलामेंट को, ठीक है, इस तरह से पुल करेंगे। अब क्या होगा, मजीद एटीपी यूज होगी, फिर क्या होगा, फिर और पुलिंग होगी और अल्टीमेटली जो है मसल जो है ये कंट्रैक्ट कर जाएगा, थिन फिलामेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है स्लाइड करके मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन जो है वो जब हो जाएगी उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगी। उसके बाद जो है मसल जब रिलैक्स होना होगा तो मसल को रिलैक्स करने के लिए जो है एटीपी की जरूरत होती है, ठीक है। अगर एटीपी नहीं होगी तो मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट फेज में ही रहेगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि एटीपी रिक्वायर है जब मसल की क्रॉस ब्रिजेस को ब्रेक करना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने मसल का स्ट्रक्चर पढ़ा, मसल का ग्रोथ स्ट्रक्चर भी पढ़ा, हमने मसल का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी पढ़ा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी पढ़ा, इसके साथ ही मसल किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है, सारे स्टेप हमने वन बाय वन जो है इस लेक्चर में डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज आस्क इन द क्लास ग्रुप। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।